देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन यहाँ पे आज डिटेल कर लेंगे। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता होगा, बेसिक मैंने बता दिया था कि यहाँ से यहाँ तक फेलोपियन ये पूरा एक यूट्रस का सेक्शन है। यूट्रस को अपन मेट्रियम भी कहते हैं, मेट्रियम या फिर वूम्ब भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग नेम सेक्शन रहते हैं, मैंने लिखा नहीं है। इस्थमस रहता है, एम्पुला रहता है, हर फूला हुआ रीजन मेनली अपन एम्पुला कह सकते हैं। उसके बाद से जनरली कहते हैं, हर वक्त सही नहीं है। फिर ये सबसे बाहर वाला एंडोमेट्रियम इस साइड से बाहर वाला, और ये सबसे अंदर, यानी कि अगर देखोगे ना आप ऐसे बाहर वाला नहीं देखो, यहाँ से देखो अंदर में आप यहाँ पे अगर पहुंचे हो तो यहाँ से सबसे बाहर की तरफ कौन जा रहा है, ब्लैक वाला। तो जो बाहर जाता है ना बाउंड्री पे, तो आप पढ़ते हो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जरा निकालो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ना, यानी कि आप बाउंड्री करते हो। पेरीमीटर होता ही है बाउंड्री, एरिया, सर्कल का एरिया अलग होगा, पेरीमीटर बाउंड्री 2πr, उधर 4l समथिंग जो भी आप करते हो स्क्वायर में। तो ये पेरी मतलब कि बाहर की तरफ, तो यहाँ से बाहर की तरफ ब्लैक वाला है तो पेरीमेट्रियम। बीच मतलब मिडिल, ठीक ना, तो वर्ड से आप पकड़ना, मिडिल मायोमेट्रियम, कुछ लिंक्ड अप हो रहा होगा, तो मायोमेट्रियम मिडिल वाला। और सबसे अंदर में एंडोमेट्रियम, और सबसे अगर आपको किसी दिक्कत हो ये याद करने में कि अंदर वाला एंडोमेट्रियम, तो अंदर एंडो मतलब कुछ फील आ रहा है ना आपको, एंडो अंदर, तो अंदर वाला एंडोमेट्रियम। और सुनो, अगर एंडोमेट्रियम अंदर नहीं होता और एंडोमेट्रियम पूरा ब्लड होता है वैस्कुलर, तो जब यहाँ पे जाइगोट आएगा और जाइगोट इम्प्लांट करेगा यहीं पे आके जाइगोट इसके अंदर घुस जाता है और इम्प्लांट हो जाता है। तो बेटा जाइगोट को नरिशमेंट चाहिए, और नरिशमेंट ब्लड ही दे सकता है और कोई नहीं। तो ब्लड को पहले होना चाहिए नरिशमेंट देने के लिए। अगर ब्लड बाद में रहता सबसे इधर, तो उधर नरिशमेंट देते देते क्या पता पहुंच भी पाता कि नहीं ब्लड तक, और मर जाता जाइगोट और फिर खत्म। इसीलिए ये ब्लड वाला लेयर सबसे पहले होता है, एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, साइड में पेरीमेट्रियम, ठीक। अब देखो ये ओवरी हर मंथ पीरियोडिकली हर मंथ ओवम रिलीज करेगी, फीमेल गैमेट। उसके बाद से ये फिम्बरी इसको पकड़ के रखता है ओवरी को, और यहाँ से ओवम कलेक्ट कर लेगा फिम्बरी, और वो ओवम कलेक्ट होते हुए यहाँ से आएगा, और यहाँ पे कहीं कहीं सीलिया रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये मूवमेंट में हेल्प करता है ओवम को, और यहाँ तक ओवम को यूं आएगा, ये है ना यूं, ठीक ना, ऐसे, और ये ओवम कलेक्ट होते होते यहाँ एम्पुला तक आएगा, और इधर से स्पर्म दौड़ता हुआ आ रहा है और सीधे फ्यूज कर जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। लेकिन फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन एक वर्ड आता है जहां पे जाके चिपकोगे होने के बाद, तो फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हुआ, इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा, जहां पे एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ताकि यहाँ नरिशमेंट भी मिल सके और इम्प्लांट हो जाएगा। तो बेबी यहीं पे, जाइगोट इम्प्लांट होने के बाद बेबी कुछ यहीं पे तैयार होता है, ऐसे, समझे, यहीं पे। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद से क्या होता है बेटा, ये जो होता है ना, ये पीरियोडिकली, ये अगर फर्स्ट मंथ में ओवरी, ये लेफ्ट वाला, अगर लेफ्ट वाला ओवरी फर्स्ट मंथ में ओवम निकाला, मान लो जनवरी है, तो फरवरी तक ये रेडी नहीं रहेगा, ठीक ना, फरवरी में निकालने के लिए आएगा राइट वाला ओवरी, ठीक। फिर मार्च में लेफ्ट वाला ओवरी, तो अप्रैल में राइट वाला ओवरी। इसको टाइम लग रहा है तैयार होने के लिए, 1 महीने का लगभग, ठीक। उस इंटरवल में दूसरा वाला राइट वाला दे देगा ओवम, फिर ये देगा साइमल्टेनियसली। अब बेटा पता है ये सिंक्रोनाइज्ड वे में सीलिया इधर से इधर फेंकता है, ये नहीं कि आधा सीलिया इधर और आधा नहीं उधर, नहीं इधर उधर इधर उधर, ये पेंडुलम नहीं चल रहा है, ठीक। सारा सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एक तरफ इधर फेंकता है। हाँ, रीजन क्या है कि 1 मंथ में ये, 1 मंथ में ये, फिर ये रेडी होने का। तो बेटा समझो ओवम बल्की है, ठीक ना, पूरा नरिशमेंट भरा हुआ है उसमें, काफी साइटोप्लाज्म होता है और इमोटाइल होता है, ये नहीं कि खुद मूव कर जाए, इसीलिए सीलिया है, उसको मोशन दे रहा है। स्पर्म में कोई जरूरत नहीं है, स्पर्म अपने आप मोटाइल है, दौड़ता हुआ आता है यहाँ तक, ठीक। तो इसको टाइम लगता है उतना नरिशमेंट बनाने में, ठीक। इसीलिए इसके बाद ये रेडी हो जाता है, फिर ये। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं बेटा कि ये अगर दिया तो ये उस टाइम ना दे या होल्ड पे करे, कभी कभी देखा गया है साइमल्टेनियसली दोनों दे दिए, हो सकता है। अगर दोनों दे देंगे तो स्पर्म तो आया है यहाँ से, मिलियन ऑफ स्पर्म,
कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर। स्पर्म को नहीं पता कि हमें इधर ही जाना है, आधे स्पर्म इधर भी चले जाते हैं या ज्यादा या कम कुछ भी, मैंने कि स्पर्म का इधर भी जाना है और इधर तय है, भैया उसको यहाँ गेट नहीं ना लगाए कि कहाँ जाना है। लेकिन अगर ये उस मंथ में नहीं दे रहा है ओवम, ये वाला दे रहा है, तो जो इधर गए होंगे स्पर्म फ्यूज कर जाएंगे, लेकिन जो इधर गए होंगे मारे जाएंगे, जो इधर गए होंगे वो कोई काम के नहीं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर दोनों ओवरी रेडी है और दोनों ने ओवम रिलीज कर दिया, तो इधर भी हो गया और उधर भी हो गया, तो दोनों आएंगे। हो सकता है यहाँ पे दो दो बच्चे हो सके, ठीक। अपन मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस और ये जब मैटरनल फ्रेटर्नल ट्विंस अपन इसके बाद पढ़ेंगे ट्विंस का कैसे होता है। बस यहाँ तक जाने कि ये साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ओवम यहाँ से निकलेगा और हर मंथ रेगुलर एक इंटरवल पे निकलता है। अगर मान लो ओवम यहाँ आया, स्पर्म यहाँ से आया और फ्यूजन नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक, तो ओवम तो वेट करेगी 48 घंटे तक। जनरली एक टाइम दिया जाता है 24 से 72 घंटा, 1 से 3 दिन टाइम दिए हैं। मिलना है तो मिलो, अदरवाइज मरने को तैयार रहो, क्योंकि ये भी मरेगी और ये तो या तो पहुंच नहीं पाया या पहुंचते पहुंचते मिल नहीं पाया, आधे रास्ते में ही एनर्जी खत्म स्पर्म की और मारे गए। अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे मेल का, तो उसमें बताऊंगा स्पर्म आखिर दौड़ के चला कैसे जाता है, उसमें एनर्जी होती है कैसे, ठीक। मिडिल पीस वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होते हैं। बस ये देखें कि अगर स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ पे ओवम जो थी उसने वेट किया था, उसने 48 से 72, 24 से 72 घंटे तक वेट किया, पर स्पर्म यहाँ नहीं आ पाया। तो ठीक है, 3 दिन तक वेट तो किया, उसके बाद ये आएगा यहाँ तक, ठीक। और ये जो है 3 एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम, ये भी वेट किया था इम्प्लांटेशन का, ताकि फ्यूज हो जाए तो बेटा ये चीज यहाँ आए और इम्प्लांट हो, ताकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराए। लेकिन ये देखा कि ओहो ये यहाँ तो फ्यूजन ही नहीं हुआ और ये यहाँ तक आया ही नहीं इम्प्लांट होना, तो ये तो मारा गया। फिर ये क्या करेगा, ये खुद ही अपने आप डिजेनरेट हो जाएगा, ओवम खुद ही डिजेनरेट हो जाएगा 72 घंटे के बाद। फिर ये क्या करेगा कि ये तीनों लेयर आपस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन हुआ नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये ब्लड का जो लेयर है ना एंडोमेट्रियम, इस पे जोर आएगा और ये फट जाएगा, ठीक, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब। और ये फटेगा तो ये ब्लड के साथ, मतलब ब्लड तो बहुत ज्यादा निकलेगा और कुछ टिश्यू डैमेज टिश्यू भी साथ में आ सकते हैं, और इसको लेते हुए, ओवम को लेते हुए, तो ओवम विथ ब्लड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में निकलता है बस। और याद रखना, वो जो फ्लूइड होता है, ये ब्लड और ये ओवम, ये यहाँ पे कभी भी कोएगुलेट नहीं होता है। ये नहीं कि ब्लड निकला और यहाँ पे कोएगुलेट हो जाए वजाइना के पास, नहीं, निकलेगा तो पूरा ब्लड, ठीक, लेकिन पीरियोडिकली निकलता है। फर्स्ट डे लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड, सेकेंड डे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थर्ड डे थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। यूजुअली 40 से 80 ml तक ब्लड निकल सकता है, ठीक। लेकिन कभी कभी ये जो ब्लड लॉस है 1 से 3 दिन लेता है, उसके बाद से नहीं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये पेनफुल भी होता है। तो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन डिसमेनोरिया कहते हैं। जहां जहां बेटा डिस आएगा ना, कंफर्ट जोन से बाहर फेंक रहा है। कंफर्ट हो तो कंफर्टेबल हो, ईज में हो। डिस लग गया, ईज में डिस लगा दो, डिजीज हो जाता है, ठीक ना। तो वैसे ही डिस मतलब अनकंफर्टेबल, तो डिसमेनोरिया, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो डिसमेनोरिया पेनफुल एम्स। कभी कभी ओलिगोमेनोरिया भी होता है। एक साल 12 महीने में 12 ओवम आना था, 12 एग आना था, 12 बार मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होना था एक साल में, हर महीने। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ओलिगोमेनोरिया मतलब ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 12 महीने में आपको 15 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, समझ में आ रहा है। और उससे कम भी हो जाता है, उससे कम भी हो जाता है। तो ये मेनली डिपेंड करता है हेल्थ के ऊपर, फीमेल का हेल्थ कैसा है, ठीक। या फिर फास्ट फूड खाने से भी कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाता है। फास्ट फूड जो जितना खाता है, कभी कभी उसमें ऐसा देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा डिले हो जाता है। पर ये मेनली हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, ओवर एंड ऑल कैंडिडेट के हेल्थ के ऊपर, फीमेल के, ठीक। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यहाँ इम्प्लांट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये टूटेगा लेयर और ये ओवम को लेते हुए बाहर निकलेगा, ठीक। फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ द ब्लड, ओ फर्स्ट डे ऑफ द एमसी होगा। पहला दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन काउंट होगा मेंस्ट्रुअल उस मेंस्ट्रुअल पीरियड का।
जैसे अगर आज ब्लड निकला तो आज से फिर एग्जैक्ट 30 दिन बाद अगला ब्लड निकलेगा। ऐसा निकलना चाहिए, ऐसा निकलना चाहिए आइडियल कंडीशन में। अगर मान लो ब्लड निकला 10 तारीख को, तो 10 तारीख से काउंट करो अगला 30 दिन, यानी कि अगले महीने में फिर वहां से 30 कर दो, यानी कि अगले महीने के फिर 10 तारीख को आना चाहिए आइडियल कंडीशन में। लेकिन कभी कभी ये डेट आगे पीछे हो जाता है हेल्थ कंडीशन, फास्ट फूड एंड लाइफ स्टाइल के कारण। ठीक, ये बस होता है, वो बात याद रखना। यहाँ पे अलग अलग हर मंथ में इंटरवल पे आता है, ओवरी ओवम रिलीज करता है। ये नहीं, हाँ जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दोनों साइमल्टेनियसली भी रिलीज करते हैं, तो दो ओवम हो सकते हैं। तो जो 2 बार फर्टिलाइजेशन, उसी में स्पर्म कुछ इधर फर्टिलाइज इसको कर देगा, इधर भी कर सकता है, ऐसा भी होता है। वो अपन ट्विंस में पढ़ेंगे। उसके बाद से तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं, इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, तो बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ। ठीक, उसके बाद से जेस्टेशन और पार्चुरेशन क्या होता है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे अगर जाइगोट पला तो ये जाइगोट के बाद फिर क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर बेबी बनेगा। फीटस बनता है एम्ब्रियो के बाद और फिर बेबी। तो बेबी यहाँ पे ह्यूमन में, फीमेल में 9 महीने तक रहा, 9 महीने तक, तो 9 महीने तक को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। 9 महीने तक को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, 9 महीने तक को जेस्टेशन पीरियड। लेकिन 9 महीने बाद तो निकलना है, तो उस निकलने के टाइम को कहते हैं पार्च्यूरेशन पीरियड, यानी कि डिलीवरी होने वाला है, तो पार्च्यूरेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या हुआ, कितने दिन तक रहा, जैसे मान लो हाथी में 1.5 साल तक रहता है बच्चा, अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, मान लो 1.5 साल तक रहता है, तो उसका जेस्टेशन पीरियड कितना हो गया, 1.5 साल। ह्यूमन में 9 महीना, तो जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन फीमेल का 9 मंथ। और पार्च्यूरेशन क्या होता है कि निकलने वक्त, ठीक, पार्च्यूरेशन पीरियड जब बच्चा डिलीवरी आउट होगा। याद रखना है यहाँ पे भी प्लेसेंटा इसको कनेक्ट करता है। जब ये बेबी बन गया है, तो ये जो बेबी बना है, तो इस बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यहाँ से प्लेसेंटा कनेक्ट करता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक, और अभी प्लेसेंटा इसके नेक्स्ट वाले डायग्राम में मैं बता दूंगा प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, देख, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, प्लेसेंटा मेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और ये एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि कुछ ना कुछ सिक्रीट करता होगा, तो हार्मोन निकालता है, सिक्रीट हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन बेटा मैंने यहाँ लिखा है प्रोटीनेशियस हार्मोन, आप याद रखना ये वर्ड स्लाइटली कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो हार्मोन प्लेसेंटा निकालता है उसका नेचर क्या होता है, फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक, तो ये प्रोटीनेशियस हार्मोन निकलता है। और नाम बताइए, तो HPL, HCL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गैनोडोट्रोपिन, ऐसे कर करके आप रिलैक्सिन, ऐसे कर करके आप बहुत सारा नाम बता सकते हो, प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे करके। तो और ये प्लेसेंटा करता क्या है, कनेक्ट करता है मैटरनल टिश्यू को इससे, फीटस से। तो ये अगर एक फीटस है, रफ डायग्राम बनाया हूँ, ठीक, और यहाँ पे ये ग्रीन वाला मैटरनल टिश्यू है, तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा बैठा है ये इस बेबी से, इस फीटस से कनेक्ट कर देगा कनेक्टर की तरह, और कनेक्टर का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक, तो जो कनेक्टर में होते हैं उनमें 3 ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरी और वेन। 3 ब्लड वेसल होंगे, आर्टरी का नंबर ज्यादा या वेन का ज्यादा, मैंने वेन का लिखा है, 2 वेन और 1 आर्टरी में। ठीक, 3 ब्लड वेसल। क्या होता है बेटा कि यहाँ पे सेम सर्कुलेशन वाला कॉन्सेप्ट आप अपनाना कि आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड। ठीक वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे आ जाना आप, अम्बिलिकल आर्टरी जो होगा वो इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा, और अम्बिलिकल वेन प्योर ब्लड। आप अम्बिलिकल को पल्मोनरी से लगा के थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बस समझने के लिए, सेम मत बोल देना। तो क्योंकि पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है, अम्बिलिकल मतलब कुछ और होता है, ठीक ना, तो इसीलिए सेम नहीं है, बस समझने के लिए मैंने बताया। तो अम्बिलिकल आर्टरी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड बेटा किसको चाहिए, फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस चाहेगा मेरे यहाँ से जाए, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने यहाँ से फेंकेगा, तो फीटस से कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा से में, और प्लेसेंटा से मैटरनल टिश्यू से कहाँ जाएगा, माँ में। तो इम्प्योर ब्लड का रास्ता फीटस से प्लेसेंटा में गया, देखो बेबी से प्लेसेंटा में गया, लेकिन प्योर ब्लड तो चाहिए बेबी को, तो ये माँ से लेगा, और माँ से किसके थ्रू लेगा, प्लेसेंटा के अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू लेगा, तो प्लेसेंटा से बेबी की तरफ जा रहा है। ये है बस इसका काम।
अब देखो बेटा, ये जब पार्चुरेशन होता है ना, पार्चुरेशन अभी बताया कि जब बेबी बाहर आता है, एक्सपल्सन फ्रॉम द मदर, तो जब बाहर निकलेगा ये फीटस, तो ये जो निकलता है ना, इसको स्ट्रेप किया जाता है, ऐसे ऐसे पकड़ के दो, ठीक ना, चिमटा टाइप, और फिर इसको कट किया जाता है, और ये इसमें अटैच रहता है। देखना जब बच्चा निकलता है तो कुछ पार्ट इसका अटैच रहता है, ठीक ना, और बाद में ये अपने आप सेड ऑफ होके कुछ दिन बाद गिर जाता है अपने आप, क्योंकि यहाँ पे ये कट कर दिया और यहाँ पे चिमटा लगा दिया, तो यहाँ पे कोई ब्लड इसका सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ये न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, तो टिश्यू अपने आप क्या हो जाएगा, झड़ के गिर जाएगा। ठीक, क्लियर है। उसके बाद से क्या होता है बेटा कि यही अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल, ये कभी कोई पूछ सकता है, इनमें इस स्टेम सेल में इतना पावर होता है कि नया बेबी भी बना सकता है। हाईली रिजेनरेटिव पावर होता है स्टेम सेल में, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है। आप कहीं कॉपी के छत पे लिख सकते हैं नोट्स के लिए। उसके बाद से क्या होता है, और उन सेल को स्टेम सेल कहते हैं। और बेटा देखना, जब बेबी बाहर निकलता है ना, तो यहाँ से कट के निकाला जाता है, और उसके आधे घंटे के अंदर माँ के अंदर गजब का माइल्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन दे दिया जाता है मदर को, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है ना कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ये फैलोपियन ट्यूब का यहाँ पे जो डायग्राम बना था, तो यहाँ पे जो रास्ता था ना बर्थ कैनाल, सर्विक्स और वेजाइना के जस्ट ऊपर, वहां पे इतना कॉन्ट्रैक्शन हो गया बहुत तेज कि इसमें ये इतना कॉन्ट्रैक्शन होगा कि ये प्लेसेंटा खुद ही आधे घंटे के बाद बाहर फेंक मतलब आ जाएगा, ठीक ना। तो बेबी तो आ चुका है, तो बेबी के साथ साथ प्लेसेंटा भी बाद में बाहर आ जाता है, ठीक ना। ये नहीं कि प्लेसेंटा उसी में रह जाता है, नहीं, मदर के थ्रू ये भी बाहर आएगा, वजाइनल के थ्रू, ठीक, बर्थ कैनाल के थ्रू। अब बेटा थोड़ा ट्विंस पढ़ते हैं, और ट्विंस के बाद अपन बताएंगे कि अगर एक ओवरी कट कर दे तो क्या होगा, यूट्रस हटा दे तो क्या होगा बच्चे में, वो सब अभी बताता हूँ। यहाँ पे बेटा, यहाँ से जब ओवम आया था, स्पर्म फ्यूज किया तो जाइगोट बना, तो इम्प्लांट हुआ तो बेबी बना। अब बेटा मैं क्या करता हूँ कि जाइगोट को यहाँ से इसको हटाता हूँ, जाइगोट को यहाँ रखा, और मान लो जाइगोट अभी कुछ सिंगल सेल है, फिर 2 सेल में होगा, फिर 4 सेल में होगा, फिर 8 सेल में होगा, ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो आगे बनेगा, ग्रोथ होगा इसका। लेकिन मान लो जाइगोट बाय डिफॉल्ट बट गया, आधा बट गया, तो एक जाइगोट एक बेबी बना सकता था, और जाइगोट ही 2 भाग में टुकड़े अलग अलग हो गए, ठीक, एकदम अलग, ये आधा इधर चला गया, आधा इधर। तो जो आधा जाइगोट इधर का आधा इधर, ये जो क्या करेगा ना, ये एक नया बेबी बना देगा, और ये एक नया बेबी बना देगा, लेकिन बने एक ही जाइगोट से थे। तो जो अगर मान लो ये XX था या XY था, मान लो ये मेल बनता या फीमेल बनती, कुछ भी बनता, मान लो हम फीमेल लेके चल रहे हैं, तो ये जो फीमेल बनता जाइगोट, और ये बीच से टूट के आधा आधा हो चुका है, तो आधा वाला भी फीमेल ही बनाएगा और आधा वाला भी फीमेल ही बनाएगा। अगर मान लो ये मेल होता पहले XY, ये XY कहाँ से आया, फीमेल तो हमेशा X ही क्रोमोसोम देती है, मेल या तो X दिया होगा या Y दिया होगा, अगर मेल X दिया होगा तो बेटी, मेल Y दिया होगा तो बेटा। मान लो ये बेटा था, और इसका जो जाइगोट था, ये जाइगोट ही बट गया आधा आधा, तो आधा वाला फिर एक मेल देगा और आधा वाला मेल, और दोनों का सेक्स सेम है, दोनों मेल ही है, कोई एक मेल फीमेल नहीं बनेगा, क्योंकि ये पेरेंट वाला कैसा था, मेल था। आर यू गेटिंग मी। उसके बाद से बेटा क्या होगा, देखो ध्यान से देख लो, क्या होगा ना बेटा कि अगर मान लो एक जाइगोट है तो सेक्स तो उसका फिक्स है, कितना भाग में, मान लो 2 भाग में कट गया तो दोनों का सेम ही सेक्स होगा। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, एक जाइगोट से 2 बन गए, मोनोजाइगोट, एक मोनो मतलब एक, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल आप पढ़े हो, तो एक जाइगोट से 2 बन गए मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है, फील आ रहा होगा, 2 जाइगोट, फील आ रहा है ना, 2 जाइगोट, डाइजाइगोट। तो मैंने तो एक ही जाइगोट बनाया, 2 जाइगोट कहां से लाऊं बेटा, याद करो पिछला जन्म मैंने अभी बताया था कि कभी कभी दोनों ओवरी रेडी हो जाते हैं निकालने के लिए, तो 2 ओवम आ गए, और स्पर्म तो गया है मिलियंस ऑफ स्पर्म, तो इधर भी फ्यूजन हो गया लेफ्ट वाले तरफ और राइट वाले तरफ, तो 2 जाइगोट बन गए। बेटा मान लो जो स्पर्म गए हैं, हमें नहीं पता कौन सा एक्स था कौन सा वाई, अगर इधर वाला स्पर्म जो फ्यूज किया वो एक्स वाला कर गया, मेल तो एक्स वाई मिलियंस में छोड़ता है, और इधर वाला वाई चला गया, तो इधर फीमेल बन जाएगी और इधर
मेल। दो दो जाइगोट बन गए, दोनों का सेक्स अलग अलग है। यहाँ दो दो बेबी बनेगा, कहाँ, यहाँ, ठीक ना, दो दो बेबी बना, दोनों बेबी आराम से 9 महीने के बाद पार्चुरेशन उनका हो जाएगा। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं देता कि जो इधर एक्स है इधर वाई है तो दोनों एक्स वाई ही हो। दोनों एक्स भी हो सकते हैं और दोनों वाई भी हो सकते हैं और दोनों अलग भी हो सकते हैं। यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस का सेक्स सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? मेल फीमेल भी बन सकता है, बेटा बेटी, दो बेटी भी आ सकती है और दो बेटा भी आ सकता है डाइजाइगोटिक में। क्योंकि हमें क्या पता कौन सा स्पर्म किससे फ्यूज किया है, स्पर्म कुछ भी फ्यूज कर सकता है एक्स वाई। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो जाइगोट का सेक्स हो चुका है डिटरमाइन, लड़की हो या लड़का, और वो फटता है बीच से, सेपरेट होता है, तो सेक्स सेम ही होगा दोनों का, है ना? क्योंकि पेरेंट का सेक्स कैसा था? फिक्स था, सेम था। यहां तक क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? तो ये था मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस में 2 ओवम चाहिए, 2 ओवम चाहिए। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही ओवम 2 भाग में बटेगा, एक ही ओवम 2 भाग में नहीं बटेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बटेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बटेगा, यानी कि एक जाइगोट 2 भाग में बटेगा। और डाइजाइगोटिक में 2 जाइगोट बनाने पड़ेंगे, यानी कि 2 ओवम निकलेंगे। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है ना, एक एक्सेप्शनल केस होता है कि बाय डिफॉल्ट कहीं कुछ हो जाए तो एक ही ओवरी 2 ओवम भी निकाल देता है, ये भी हो जाता है। आप किसी को गारंटी ह्यूमन फिजियोलॉजी में नहीं दे सकते, लेकिन जनरल केस पढ़ा सकते हैं। तो डाइजाइगोटिक ट्विन, मोनोजाइगोटिक ट्विन समझ में आ गया। 2 ओवम निकले, दोनों से एक ही साथ फ्यूज कर गए, अलग अलग एक्स वाई क्रोमोसोम फ्यूज किया, सेम क्रोमोसोम फ्यूज किया, तो दोनों बेटी भी, दोनों बेटा भी, दोनों बेटा बेटी भी निकल सकता है। लेकिन मोनोजाइगोटिक में एक ही ओवम निकला, एक स्पर्म फ्यूज किया, जाइगोट बना, जाइगोट भी फट गया, 2 बेबी बन गए, दोनों का सेक्स सेम ही होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। बेटी होगा तो दोनों बेटी, बेटा होगा तो दोनों बेटा, अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यही सेम फिक्स था, पेरेंट जाइगोट। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अपन आपको कुछ बता दूंगा, इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो किसी में एक ओवरी था, इधर एक ओवरी था, राइट लेफ्ट, इस ओवरी को मैंने हटा दिया, ठीक? जैसे ही इस ओवरी को हटाया, सर्जिकली रिमूव कर दिया, एक ओवरी बचा, तो अल्टरनेट ओव्यूलेशन ये देगा। 1 महीना जनवरी में दिया तो फरवरी रेस्ट करेगा, प्रिपरेटरी, फिर मार्च में देगा, फिर अप्रैल रुकेगा, मई में देगा। हाँ, उसके बाद से क्या होगा, लेकिन बच्चा हो सकता है। दोनों हटा दिए तो किसी हाल में बच्चा नहीं होगा, क्योंकि ओवम ही नहीं आएगा। अगर ये दोनों में से कोई एक भी है या दोनों है, लेकिन आपने यूट्रस ही हटा दिया, तो फिर अल्टीमेटली ये सब हट गए, यूट्रस ये पूरा निकाल दिया, तो बच्चा कभी नहीं हो सकता है। तो ये केस होता है अगर मान लो फ्यूजन हो गया है, फ्यूजन हो गया है, और फ्यूजन होने के बाद दोनों ओवरी आपने निकाल दिया, दोनों ओवरी निकाल दिया। याद रखना, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। दोनों ओवरी निकाल दिया फ्यूजन होने के बाद, ये जाइगोट बन गया और दोनों ओवरी निकाल दिया, एक पहले से निकला था, एक ये भी निकाल दिया। अगर तुमने विदिन 4 मंथ, प्रेगनेंसी के 4 मंथ के अंदर ही इसको निकाल दिया, ये नहीं रहेगा, मर जाएगा, ठीक? लेकिन 4 मंथ तक तुमने इसको छोड़ा ओवरी को, और जाइगोट था, बड़ा हो रहा था, और 5वें महीने में ओवरी निकाल दिया, तो बच्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 मंथ के पहले दोनों ओवरी निकाल दिया, जाइगोट बन चुका है, फिर भी बच्चा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसका रीजन क्या है, थोड़ा सीनियर क्लास में जाओगे तो पता चल जाएगा, वैसे सुन लो, पता डाइजेस्ट हो तो डाइजेस्ट करना। प्रोजेस्टेरोन निकालता है ओवरी, समझ में आया? और HCG निकालता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, वो मेंटेन करता है इसको, ओवरी निकालता है। और 4 महीने के बाद प्लेसेंटा तो अपने आप बन जाता है, 4 महीने के बाद, 4 महीना लगता है प्लेसेंटा को बनने में, तो प्लेसेंटा फिर निकालने लगता है वो हार्मोन जो ये ओवरी निकालता था। तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो प्लेसेंटा बन गया है, तो प्लेसेंटा करेगा। लेकिन प्लेसेंटा बना नहीं 4 महीने तक, और तुमने दोनों ओवरी निकाल दिया, तो वो हार्मोन निकलना बंद हो गया, और ये मेंटेन नहीं किया, और जाइगोट खत्म, कुछ चमका। तो ये याद रखना, दोनों ओवरी 4 महीने के अंदर निकाल दिया जाइगोट बनने के बाद, तो नो इम्प्लांटेशन, मतलब नो ये बर्थ, ठीक ना, बच्चा गया। लेकिन 4 महीने के बाद दोनों ओवरी निकाल दिया जाइगोट बनने के बाद, तो बच्चा हो जाएगा। यूट्रस निकाल दिया तो खेला ही खत्म। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हुआ कुछ पॉइंट, लिखते रहना आप लोग, ठीक ना? ये जो मैं बोल रहा हूँ पॉज कर करके आप लिखते भी रहना नोट्स।
यूट्रस क्या होता है बेटा, अगर यूट्रस ही हटा दिया तो क्या एमसी होगा? अरे बेटा यूट्रस ही हटा दिया तो एमसी होगा? नहीं होगा। अगर एक ओवरी हटा दिया तो एमसी होगा? होगा, एमसी होगा। ठीक, दोनों ओवरी हटा दिया तो एमसी होगा? 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 नहीं होगा। दोनों ओवरी हटा दोगे तो एमसी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसका हार्मोन इससे लिंक्ड होता है, ये इसको गाइड करता है। ठीक, क्लियर है?